बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन व नाज़रीन। मैं इकबाल शाह एडवोकेट निज़ामपुर लीगल क्लिनिक में आपकी खिदमत में क्लास नंबर 151 यानी 151 में एक नए क्लास के साथ। और आज की जो क्लास है वो हमारा द गार्जियन एंड वार्ड्स एक्ट 1890 यानी बच्चों की कफालत और तहवील का जो कानून है 1890 का, उसके सिलसिले में आज मैं बात करूंगा। और इसके जो खुसूसी तौर पर सेक्शन 7 आज जो है सेक्शन 8, सेक्शन 9 और सेक्शन 12 पे हम पढ़ेंगे। और इसके बाद जो क्लास होंगी वो सेक्शन 12, सेक्शन 25 और 47 पे हम बात करेंगे। लेकिन आज हम इसलिए सेक्शन 7, 8 और 9 और 10 पे बात करते हैं कि इसमें जो है गार्जियन यानी बच्चे की कफालत के लिए या तहवील के लिए एक बंदे को कैसे अपॉइंट किया जाता है, इसके तरीक़ेकार होगा, कौन अपॉइंट कर सकता है, किस कोर्ट में हो सकता है और किस तरीके से एप्लीकेशन दी जाती है। तो इस सिलसिले में हम बात करेंगे। और इसका जो सबसे पहले सेक्शन है वो तो बताता है इसका टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट पूरा, उस पर तो हम बात डिटेल से नहीं करेंगे। और हम डायरेक्ट सेक्शन 7 पे आते हैं क्योंकि इसका ताल्लुक गार्जियन वार्ड से है, बच्चों की कफालत और तहवील से है। तो इसलिए मैंने ज़रूरी समझा कि मैं डायरेक्ट सेक्शन 7 से ही ये बात शुरू करूं, क्योंकि मुद्दा कफालत और तहवील का है। तो क्यों ना हम वक्त ज़ाय किए बगैर उसी मुद्दे पे आए जिससे हम ताल्लुक़ रखते हैं। तो सेक्शन 7 जो है वो हम पढ़ते हैं पहले कि वो कहता क्या है, फिर उसको समझते हैं डिटेल से। तो चलते हैं सेक्शन 7 की तरफ। सेक्शन 7 जो है उसका टाइटल है पावर ऑफ द कोर्ट टू मेक ऑर्डर एज टू गार्जियनशिप। सेक्शन 7 जो है पावर ऑफ द कोर्ट, किसको पावर है? ये किसी गार्जियन को जो है अपॉइंट करने के लिए ये पावर है कोर्ट को। ये किसी भी शख्स को, किसी भी फर्द वाहिद को, ये किसी को जो है इसका हक हासिल नहीं कि वो किसी का गार्जियन बने। और ये गार्जियन क्यों? इसलिए कि अगर किसी का कोई वालिद ऑलरेडी है, नेचुरल माँ बाप और मौजूद है, तो फिर तो गार्जियन की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन एक बंदा लावारिस है या और कोई वजूहात हैं जिसकी वजह से उसके गार्जियन जो है उसके लिए अपॉइंट होना ज़रूरी है, तो फिर जो है यहाँ पर ये जो कोर्ट है वो अपॉइंट करती है गार्जियन को। और गार्जियन ज़हन में रख लें कि जो गार्जियन है वो दो वजूहात की बिना पर जो है कोर्ट रखती है। एक बच्चे के वेलफेयर के लिए और दूसरा बच्चे की प्रॉपर्टी के लिए। ये बहुत ज़रूरी है, ये समझना ज़रूरी है। बच्चों के फलाह बहबूद, जो वेलफेयर है उसके फलाह बहबूद के लिए, और दूसरे उसकी प्रॉपर्टी के हवाले से। तो चलते सेक्शन 7 पहले हम पढ़ते हैं। पावर ऑफ द कोर्ट टू मेक ऑर्डर एज टू गार्जियनशिप। सब सेक्शन 1 कहता है 7 का, वेयर द कोर्ट इज सेटिस्फाइड, जहां कोर्ट को यह इत्मीनान हो दैट इट इज फॉर द वेलफेयर ऑफ अ माइनर दैट ऑर्डर शुड बी मेड, कि ये बच्चे के वेलफेयर ही के लिए, फलाह बहबूद के लिए है। तो ऑर्डर जो है नंबर 1, अपॉइंट अ गार्जियन ऑफ हिज पर्सन, उसकी जात के लिए, और प्रॉपर्टी या फिर उसकी जायदाद के लिए, और बोथ या फिर दोनों के लिए। बी है डिक्लेयरिंग अ पर्सन टू बी सच अ गार्जियन, द कोर्ट में मेक एन ऑर्डर अकॉर्डिंगली, और किसी को डिक्लेयर करने के लिए कोर्ट जो है वो अकॉर्डिंगली ऑर्डर करेगी। और इसी का जो सबसेक्शन 3 है, an order under this section shall apply the removal of any guardian who has not been appointed by will or other instrument are appointed or declared by the court। अब मजे की बात यह है कि अगर इस an order under this section shall apply the removal of any guardian who has not been appointed by will or other
अगर ऐसी सूरत भी होती है कि किसी वेल या किसी और सूरत में किसी का कोई गार्जियन जो है वो अपॉइंट नहीं हुआ है, ऐसी सूरत है, या ऐसी सूरत है कि उसमें किसी वेल के जरिए किसी गार्जियन को जो है वो ऑलरेडी पहले एक गार्जियन भी मौजूद है, फिर एप्लीकेशन दी जाती है, तो पहले ज़हन में रख लेना चाहिए कि वो सेक्शन 4 जो है, सब सेक्शन 4(7) का वो ये कहता है, where a guardian has been appointed by will or other instrument or appointed or declared by the court, an order under this section appointing or declaring another person to be guardian in his state shall not be made until the power of the guardian appointed or declared as aforesaid have ceased under the provision of this act. जब तक कि उसको ख़त्म ना किया जाए वो पहले वाले ऑर्डर को, तब तक फिर किसी और को गार्जियन अपॉइंट नहीं किया जा सकता अगर वो ऑलरेडी अपॉइंटिंग है या अपॉइंटेड है। ये सेक्शन 7 कहता है। ये बहुत ज़रूरी था आपको समझाने के लिए सेक्शन 7 को। और एक और बहुत अहम बात सेक्शन 7 के हवाले से कि जब हम when an application is filed under section 7 Guardian and Wards Act before the district judge acting as family court under West Pakistan Family Court Act 1964, an appeal against the order passed lies under the provision of section 14 of Family Court Act read with Rule 22 of West Pakistan Family Court Rule 1965 and not under section 47 of the Guardian and Wards Act 1890. Period of limitation for appeal from order of guardian and ward judge acting as family court under the Family Court Act is 30 days and not 90 days. ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है और आपकी तवज्जो चाहता हूँ इसमें, आपको ज़रूर इसको तवज्जो करें। वो इसलिए कि अगर सेक्शन 7 की एप्लीकेशन दी जाती है तो इसको फैमिली कोर्ट के रूल जो 22 है बस फैमिली कोर्ट एक्ट और फैमिली कोर्ट एक्ट 1964 के तनाजुर में देखा जाएगा और इसमें फैमिली कोर्ट अपील, इस ऑर्डर के अगेंस्ट अपील जो होगी वो सेक्शन 14 फैमिली कोर्ट एक्ट की होगी, ना कि 47 ऑफ गार्जियन एक्ट की। ये बहुत ज़रूरी है और इसके लिए अथॉरिटीज़ भी मैं बताता हूँ जो कि बुनियादी अथॉरिटीज़ हैं इस हवाले से। ये PLD है 1973 की है, कराची 503, और PLJ 1973 कराची 68 लॉ नोट्स 1973 कराची पेज 835। ये ज़रूर ज़हन नशीन कर लें। और एप्लीकेशन अंडर सेक्शन डिसाइडेड बाय फैमिली कोर्ट अपील इज गवर्न बाय वेस्ट फैमिली कोर्ट एक्ट, लिमिटेशन फॉर अपील इज 30 डेज। इस पे भी अथॉरिटीज़ हैं और ये जो अथॉरिटीज़ हैं ये बड़े मज़े की बात है कि AIR की है 1930 की लाहौर की और पेज 497 है। ये ज़रूर जो है आप ज़हन नशीन करें। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात थी जो कि आप तक मैं पहुंचाना चाहता था। अब हम सेक्शन 8 की तरफ आते हैं कि सेक्शन 8 क्या कहता है इस सिलसिले में। ये तो हमने इस हवाले से बात कर ली। एक और भी चीज़ है, कोर्ट ज़रूरी नहीं है सेक्शन 8 से जाने से पहले ये भी बात है कि ज़रूरी नहीं है कि सेक्शन 7 में कोर्ट जो है वो जैसे एप्लीकेशन आ गई और उसको एज इट इज़ उन्होंने कोर्ट ने जो है वो मान लिया। ज़रूरी नहीं है, कोर्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्ट है, कोर्ट नहीं भी मान सकते। लेकिन किस सूरत में अ कोर्ट शुड नॉट एंटरटेन एन एप्लीकेशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ गार्जियन फॉर अ माइनर वेयर द प्रीवियस फैमिली अरेंजमेंट आर क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री and minors' interests are being well looked after without any guardian being appointed। ये बहुत अहम बात है कि अगर वो ऑलरेडी सेटिस्फैक्ट्री है। मैं पढ़ता हूँ दोबारा, अ कोर्ट शुड नॉट एंटरटेन एन एप्लीकेशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ गार्जियन फॉर अ माइनर वेयर द प्रीवियस फैमिली अरेंजमेंट आर क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री एंड माइनर्स इंटरेस्ट आर बीइंग वेल लुक्ड आफ्टर विदाउट एनी गार्जियन बीइंग अपॉइंटेड। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी, इसको भी ज़हन में रख लें और ज़रूरी था। और इस पे बार क्या है,
वो भी send a bar to appointment of guardian before making an order for the appointment of guardian. The court must be satisfied that the appointment of a guardian will not infringe subsection 3 of this section. This is the court must see whether this is the testamentary guardian or not, because no guardian can be appointed by the court if there is a testamentary guardian until the power of the latter terminate under this act. जो पहले हमने क्या किया, अगर किसी को ऑलरेडी अपॉइंट किया गया है तो जब तक उसको सीज ना किया जाए, जो सब सेक्शन 3 हमने वहां पढ़ा, तो उस ये बार होगा तब तक सेक्शन 7 अलाउ नहीं होगी। ये ज़हन में जरूर रखें। और इसके लिए पीएलडी है 1968 पेशावर पेज 87, पीएलडी 1968 पेशावर पेज 87, ये जरूर आप जो है ज़हन नशीन करें। और साथ साथ इसमें सेक्शन 7 की उसमें तनाजुर में जो सेक्शन 7 है और 17 जो गार्जियन का है उसकी भी जो है डिस्टिंग्विश मद्देनजर रखना चाहिए, ये भी बहुत जरूरी है। और साथ साथ ये जब हम सेक्शन 17 पर पहुंचेंगे पढ़ेंगे तो फिर मैं बताऊंगा कि सेक्शन 17 क्या है। इसी तरह नेचुरल गार्जियन में एक्ट विदाउट सर्टिफिकेट ऑफ अ गार्जियन, नेचुरल गार्जियन के लिए किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, वो जो है वो नेचुरल गार्जियन में एक्ट विदाउट सर्टिफिकेट ऑफ गार्जियन, उसको किसी कोर्ट की जरूरत नहीं होती, ये ज़हन में रख लेना चाहिए। इसी तरह अब हम आते हैं सेक्शन 8 की तरफ, और इसका टाइटल है पर्सन्स एंटाइटल्ड टू अप्लाई फॉर ऑर्डर। वो तो पहले था कि कोर्ट ऑर्डर करता है, लेकिन कौन अप्लाई करेगा? अब कोर्ट अपने तरफ से तो कोई ऑर्डर नहीं करेगा, कोई जाएगा, कोई प्रे करेगा, कोई एप्लीकेशन देगा, तो वो कौन लोग हैं जो एंटाइटल हैं कि वो अप्लाई कर सकता है? तो एन ऑर्डर शैल नॉट बी मेड अंडर द लास्ट फॉरगोइंग सेक्शन एक्सेप्ट ऑन द एप्लीकेशन ऑफ, जब तक एप्लीकेशन जाते क्या होगा? कौन? द पर्सन डिजायरस ऑफ बीइंग, वो बंदा जो ख्वाहिशमंद हो किसी के गार्जियनशिप के लिए, और क्लेमिंग टू बी, या कोई दावा रखता हो द गार्जियन ऑफ द माइनर, कि हाँ मैं इसका गार्जियन बनना चाहता हूं। इसके बाद क्लॉज बी है एंड रिलेटिव, या कोई रिश्तेदार, और फ्रेंड ऑफ द माइनर, या माइनर का दोस्त। सी क्लास है द कलेक्टर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट और अदर लोकल एरिया, या जो कलेक्टर होगा जो अक्सर जायदाद और जमीनों की कलेक्शन करता है, वो भी जो है अपॉइंट हो सकता है, लेकिन वो भी एप्लीकेशन देगा। इसी तरह द कलेक्टिंग अथॉरिटी जो है ये भी एप्लीकेशन दे सकते हैं। तो कौन कौन हो गए सेक्शन 8 में? अ पर्सन डिजायरस, जो ख्वाहिशमंद हो, किसी को जबरदस्ती नहीं बनाया जा सकता कि आ जाओ आप बन जाते, भाई बनना है, नहीं, ऐसा नहीं है। उसकी ख्वाहिश हो, वो दिल से चाहता हो, ये दावा रखता हो कि हाँ मैं जो हूं वो क्लेम करता हूं कि मैं गार्जियन बन सकता हूं। रिश्तेदार, फ्रेंड और कलेक्टर, ये बहुत जरूरी है। और इसमें अगर हम आगे बढ़ते हैं कि जिस तरह मैंने पहले कहा फादर डज नॉट नीड टू अप्लाई फॉर अपॉइंटमेंट, उनके लिए ज़रूरी होते हैं, ये जो है ये नेचुरल गार्जियन होते हैं। अब हम एक और चीज़ की तरफ जाते हैं, सेक्शन 9 की तरफ। सेक्शन 9 बहुत ज़रूरी है, और सेक्शन 10 भी, ये जो मैंने इसलिए कहा कि ये तो हो गई पहली बात कि गार्जियन का, कोर्ट का ऑर्डर का कौन अप्लाई कर सकता है, लेकिन कहां अप्लाई करेगा ये सेक्शन 9 में होगा। कौन सा, कहां ज्यूरिसडिक्शन बनेगा, कौन से कोर्ट में ज्यूरिसडिक्शन बनेगा, तो वो सेक्शन 9 में है। कोर्ट हैविंग ज्यूरिसडिक्शन टू एंटरटेन एप्लीकेशन, वो अदालत जो वो दरखास्त जो है वो सुन सकती है। इसका सबसेक्शन 9 का सबसेक्शन 1 है, if the application is with respect to the guardian of the person of the minor, it shall be made to the district court having jurisdiction in the place where the minor ordinarily reside। वो कोर्ट जहां पर वो बच्चा जो है रहता हो,
ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, आजकल फैमिली कोर्ट भी ये कर सकती है, लेकिन जहां बच्चा रहता हो। नंबर 2, इफ द एप्लीकेशन इज विद रिस्पेक्ट टू द गार्जियन ऑफ द प्रॉपर्टी, जहां पर उसका जायदाद हो। ये बहुत जरूरी है दोनों, या वहां का जायदाद हो उसका, क्योंकि हमने पहले बोला कि 2 मकासद के लिए गार्जियन अपॉइंट हो सकता है, एक उसकी जात के लिए, वेलफेयर के लिए, दूसरे उसके प्रॉपर्टी के लिए। तो जहां वो बच्चा मौजूद हो, जात तो उसकी उसमें वो लोग उसके वेलफेयर उसकी जात से, और दूसरे जो प्रॉपर्टी है तो जहां पर उसकी प्रॉपर्टी मौजूद हो। और सेक्शन 10 जो है वो एप्लीकेशन का तरीक़ाकार बताता है कि एप्लीकेशन कैसे लिखी जाएगी। जिस तरह के एप्लीकेशन का टाइटल होता है जिस कोर्ट का, फिर जो है पार्टी नेम्स होते हैं, जो माइनर होगा उसका, इसी तरीके से जो उसके रिलेटिव्स हैं उसके नाम, इसी तरीके से प्रोपोज जो गार्जियनशिप है उसका, और उसके बाद जो है सब टाइटल होगा गार्जियन अपॉइंटमेंट का, और उसके बाद जो है पूरी डिटेल उसके मुतालिक जो है उस बंदे के मुताबिक क्यों अपॉइंट किया जाता है, उससे मुतालिक तमाम सब चीज़ें। जब ये हो जाएगी तो कोर्ट में प्लेस करके नोटिस जाता है। इसी तरह पब्लिक एट लार्ज जो है वो पब्लिकेशन भी हो जाती है, और अदर जो जिनसे गार्जियनशिप लिया उसको भी नोटिस लाता है, वो भी जाके नो ऑब्जेक्शन देते हैं, या अगर ऑब्जेक्शन है तो कोर्ट फिर जाके डेट ऑफ हियरिंग रखती है और उस पर फैसला करती है। तो आज जो है हमने सेक्शन गार्जियन अवार्ड का जो कफालत और तहवील है बच्चों का, गार्जियन अवार्ड्स एक्ट 1890 के हवाले से सेक्शन 7, सेक्शन 8, सेक्शन 9 और सेक्शन 10 पढ़े हैं। उम्मीद है कि आपको कुछ ना कुछ जो है वो समझ आ गया होगा, या मैं इस काबिल हो गया हूँ कि मैंने आप लोगों को इस काबिल हो गया हूँ कि मैंने आपको अपनी बात जो है वो अच्छे तरीके से, ऐसे तरीके से पहुंचा चुका होगा और आप लोग समझ गए होंगे। आने वाले लेक्चर में हम सेक्शन 12 और सेक्शन 25 या 47 या जो भी मुतालिका सेक्शन है वो पढ़ेंगे। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज।